नमस्कार दोस्तों। वर्षों बाद बेटा बहू वृद्धाश्रम में अपनी माँ को लेने जाते हैं। आज उन्हें अचानक अपनी माँ की याद क्यों आ गई? उन्हें वृद्धाश्रम जाना क्यों पड़ा? जब बेटा बहू गाड़ी से आशीर्वाद वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं और वहां का दरवाजा खटखटाते हैं तो मैनेजर साहब बोलते हैं, आपको किससे मिलना है? आपको पहली बार यहाँ देखा है। पहले तो आप कभी किसी से मिलने नहीं आए। आप लोग कौन हैं? तो वह आदमी और औरत बताते हैं, हमको कमला जी से मिलना है। हम कमला जी के बेटे और बहू हैं। अच्छा हाँ, कमला जी, वह तो सालों से यहीं रहती है। कभी उनसे कोई मिलने नहीं आया और ना ही कभी उन्होंने अपने बेटे बहू के बारे में जिक्र किया। ठीक है, आप लोग यहीं बैठिए, मैं उनको भेजता हूँ। मैनेजर साहब अंदर जाकर बुजुर्ग महिलाओं में से कमला जी को आवाज़ लगाते हैं, कमला जी, आपके बेटा बहू आपसे मिलना चाहते हैं। कमला जी ने तो पहले कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे से मिलने उनके पास गई। मैनेजर साहब बाहर बैठे हुए थे और उन लोगों की बातें सुनने और समझने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत देर तक वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कमला जी अपने बेटे बहू को देखते ही उनकी आंखें गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेटा विवेक बोला, माँ, अंदर कमरे में आओ, बैठकर शांति से बात करते हैं। माँ, हम तुमको इस आश्रम से लेने आए हैं। आखिर कब तक हमसे नाराज रहोगी? अब जो हो गया उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब आपको घर चलना पड़ेगा माँ। पता है, आप दादी बन गई हो। आपका एक पोता है। पोते को अपने प्यार और आशीर्वाद से तो दूर मत रखो माँ। अरे, कैसी दादी हैं आप? माँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बहू नंदनी बोली, हाँ माँ जी, हमें भी आपकी ज़रूरत है। और अब तो आपके पोते को भी दादी के प्यार की ज़रूरत है। लेकिन कमला जी गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को वृद्ध आश्रम से जाने को कहती है। बेटा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, फिर वह वृद्ध आश्रम के चक्कर काटता है और इस बार तो वह अकेले आता है और कहता है, माँ, अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। अब तो कमला जी का खून खोल उठता है और ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, तुझे समझ में नहीं आता? मैं जब घर नहीं जाना चाहती तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इतनी बुलंद आवाज़ में बोलती है कि मैनेजर साहब कमरे के बाहर बैठे हुए सारी बातें सुन लेते हैं और वृद्ध आश्रम के अन्य कर्मचारी भी मैनेजर साहब से पूछते हैं, यह क्या रोज रोज तमाशा लगता है? मैनेजर साहब बोलते हैं, यह कमला जी का बेटा है। रोज अपनी माँ को घर ले जाने के लिए आता है, पर पता नहीं क्यों कमला जी हर बार मना कर देती हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। दुनिया कहती है कि बेटों की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ तो माँ ही गलत है। देखो ना, बेटा बार बार माँ को लेने आ रहा है, पर कैसी माँ है यह? वह अम्मा अपने बेटे की भावनाओं और जज्बातों को बिल्कुल नहीं समझती। बार बार उसको धुतकार कर भगा देती है। वृद्धाश्रम के सारे कर्मचारी बड़ी हैरान हो जाते हैं। विवेक बिना अपनी माँ को लिए ही वापस घर चला जाता है और मैनेजर साहब उसे देखते ही रह जाते हैं। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी नंदनी बोलती है, क्या हुआ जी? माँ जी आ गई? नहीं, आज भी उन्होंने मना कर दिया। नंदनी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो जानती थी कि माँ जी नहीं आने वाली, पर तुम ही अपनी जिद पर अड़े थे कि माँ को मैं मना लूँगा। यह तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। नंदिनी, माँ हमसे बहुत नाराज है। थोड़ा समय तो दो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर एक माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज हो सकती है? देखना, वह इस घर में जरूर आएगी। विवेक ने कहा। उधर वृद्धाश्रम में के मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा कमला जी के पास आते हैं और कहते हैं, माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? कमला जी कहती है, पूछ बेटा। यह जो रोज लड़का आपसे मिलने आता है, आपका बेटा है या कोई और है? कमला जी कहती है, वह मेरा बेटा है। मैनेजर कहते हैं, ऐसे बेटे भगवान हर किसी को दे। बड़ी मुरादों से ऐसे बेटे मिलते हैं। आप कितनी किस्मत वाली हैं माँ जी कि आपको रोज मनाने
इतनी दूर से आपका बेटा आता है। नहीं तो वृद्ध आश्रम की ऐसी बहुत सी माँ हैं जिनके बेटों ने आज तक कभी झांका तक नहीं, पर आपका बेटा वृद्ध आश्रम आता है और आपको घर वापस ले जाना चाहता है। आप कितनी खुश नसीब हैं माँ जी। कमला जी कुछ जवाब नहीं देती, बस रोते रोते कहती है, हाँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और अब मैनेजर साहब चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद विवेक फिर से इस बार अपने बेटे के साथ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अब अपना तमाशा बंद करो, कितना परेशान करोगी। अब इस बार आपको घर चलना ही पड़ेगा। आपको अपने पोते की कसम। पोतों पोते को उनकी गोद में थमाते हुए बोला। कमला जी कहती है, मुझे अपने पोते की झूठी कसम मत दो। रोते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। फिर मैनेजर साहब अंदर कमरे में आते हैं और कहते हैं, रोज रोज का यह नाटक देखकर वह भी थक चुके हैं। फिर कहने लगे, भैया जब माँ जी आपके साथ नहीं जाना चाहती हैं तो आप इनको क्यों परेशान करते हैं। आप लोग रोज रोज वृद्ध आश्रम में तमाशा क्यों करने चले आते हैं। विवेक बोलता है, वह मेरी माँ है, मैं नहीं चाहता कि वह वृद्ध आश्रम में रहे, इसीलिए आप बीच में मत पड़िए। कमला जी कहती है, मैंने तुम लोगों से 1000 बार बोला है कि मुझे घर नहीं जाना है, लेकिन तुम लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। क्यों बार बार यहाँ आते हो। चले जाओ यहाँ से। माँ के कठोर शब्द सुनकर विवेक और नंदनी झुंझुलाकर चले जाते हैं। अब तो मैनेजर के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी, मुझे इतने साल हो गए इस वृद्धाश्रम में काम करते हुए, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपनी माँ को इतनी बार लेने वृद्ध आश्रम आए। आप क्यों नहीं जा रही हैं माँ जी। कमला जी अपने अतीत की बातें मैनेजर साहब को सुनाने लगती है। कहती है, बात उन दिनों की है जब बेटे बहू की शादी को 2 साल हो गए थे और वह शहर में अपने एक किराए के फ्लैट में रहते थे और कमला जी और गोविंद जी गांव में खुशी खुशी रहते थे। बर्तन पटक पटक कर उनकी बहू नंदिनी अपना गुस्सा दिखाती थी। उसी समय उसका पति विवेक ऑफिस जाने वाला होता है तो कहता है, नंदिनी इतना गुस्सा क्यों हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो ना। नंदिनी कहती है, कितनी बार बोला है कि माँ और बाबूजी से बोलकर गांव का घर बेच दो, गांव का खेत बेच दो, ताकि हम अपना एक नया फ्लैट ले लें। तुम्हारी इतनी आमदनी भी नहीं कि हम अच्छे से रह सकें। जो तुम्हारी सैलरी आती है उसमें से तो आधा हिस्सा घर का किराया देने में और आधा घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है। विवेक कहता है, तुम भी तो अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों का देखा देखी मेकअप और महंगे से महंगे कपड़े पहनती हो। हर काम के लिए तुमने अपने घर में बाई लगा रखी है। अरे हम 2 आदमी हैं, तुम भी तो थोड़ा काम कर सकती हो ना। लेकिन तुम्हें मौज मस्ती और पार्टी से फुर्सत मिले तब हाथ पैर ढुलाओगी, नहीं तो पैसे क्या बचाओगी। अरे थोड़ा खर्चे पर कंट्रोल करो, तब तो पैसे जुटा पाओगे। शहर में तो फ्लैट कितने महंगे होते हैं। विवेक ने कहा, यह सब तुम्हारे पैसों से होना मुश्किल है। नंदिनी ने कहा, ऐसे ही रोज नंदिनी अपने पति विवेक से झगड़ा करती है और एक दिन तो उसने बातों ही बातों में विवेक को धमका तक दिया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और माँ बापू से घर बेचने के लिए नहीं बोला तो देख लेना, मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी और तलाक दे दूंगी, फिर भरते रहना हर महीने मेंटेनेंस। नंदिनी की बातें सुनकर विवेक सहम गया। ठीक है नंदिनी, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। देखो दिवाली आ रही है तो ऑफिस में छुट्टी होने वाली है, हम चलते हैं गांव कुछ दिनों के लिए। नंदिनी और विवेक गांव पहुंचते हैं। कमला जी और उनके पति गोविंद जी अपने बच्चों को सामने देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। बहू घर में कदम रखते ही काम वाली की छुट्टी कर देती है और कहने लगती है, ओहो माँ जी, जब आपके घर की बहू आ गई है तो आप एक चम्मच भी इधर उधर नहीं करेंगी। कमला जी बोली, बहू तुम तो लंबा सफ़र तय करके आई हो, थोड़ा आराम तो कर लो। लेकिन नंदिनी नहीं मानी और किचन में घुसकर माँ और पिताजी का पसंदीदा नाश्ता बनाया और सबको प्रेम से खिलाया। कमला जी के कपड़े धोने, घर की साफ सफाई वगैरह करने में जुट गई। एक के बाद एक काम करती गई और हंसती रहती। कमला जी सोचती, शहर की होकर भी बहू कितनी समझदार है।
एक बेटी से बढ़कर हमारा ख्याल रखती है। उधर कमला जी कहती है, नौकरानी की तो तूने छुट्टी कर दी, पिताजी की तो तबीयत सही नहीं रहती, घुटनों में दर्द रहता है और बुढ़ापे में मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। बहुत जल्दी थकावट लगने लगती है, सांस फूलने लगती है। माँ जी, मेरे रहते आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंदिनी ने कहा। विवेक भी बोला, पिताजी आपकी तो तबीयत सही नहीं रहती, तो आप ठीक से खेत का काम भी नहीं संभाल पाते। चलिए, अब से मैं देखता हूँ आपके काम को। और वह खेतों में मजदूरों की संख्या बढ़ा देता है। कुछ ही दिनों में फसल अच्छे से लहराने लगी। पिताजी, अब से आप बाजार जाकर सब्जी राशन कुछ नहीं लाएंगे। आपसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता। जब तक मैं हूँ आप बेफिक्र रहें। बेटा बहू दिन रात माता पिता की सेवा करते। नंदनी तो दिन भर माँ जी यह खाओ, माँ जी यह पहनो, माँ जी ऐसे रहा करो कहकर दिन भर सासू माँ को नसीहत देती और उनके आगे पीछे घुमा करती। कमला जी तो ऐसी बहू पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। हे भगवान, किसी की नजर न लगे। जब तक रात को उनके पैरों में मालिश न करती, नंदनी सोती नहीं थी। कमला जी बोलती, बहू तू तो थक गई होगी, जा थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ जी, माता पिता के चरणों में भगवान होते हैं और मुझे भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। नंदनी जी जान से कमला जी और उनके पति गोविंद जी की सेवा करती और मीठी चुपड़ी बातों से उनकी जमीन जायदाद, गहने, कपड़े और पैसे सबकी जानकारी ले ली थी। इधर कमला जी और गोविंद जी रात को आपस में बातचीत कर रहे थे कि खामखा हम लोग सोच रहे थे कि अमीर खानदान की लड़की से हमारे बेटे की शादी हुई है तो वह घमंडी होगी, पर हमारी बहू बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, किसी अन्नपूर्णा से कम नहीं है। हमारी बहू सच कहती हो, भाग्यवान। और हमारा बेटा भी शहर जाकर बिल्कुल नहीं बदला, वह तो पहले से ज्यादा संस्कारी हो गया है। एक दिन सुबह सुबह उनके आस पड़ोस के घर से लोग आए तो नंदिनी ने उनका भी स्वागत किया। आइए आइए रमेश काका, बैठिए, बोलिए मैं आपके लिए क्या लाऊं, चाय लेंगे या लस्सी? हाँ बोलिए, तो मैं आपके लिए प्याज के पकोड़े बना दूं। आप हुक्म तो कीजिए काका। अब तो रमेश काका का दिल बाग बाग हो गया। अरे गोविंद, तेरी बहुरिया तो बड़ी संस्कारी है, शहर की है, पढ़ी लिखी है, फिर भी कितने बड़ों का मान सम्मान देती है। तू तो बहुत खुश नसीब वाला है। अपने बेटे बहू की प्रशंसा सुनकर गोविंद जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे गांव में सिर ऊंचा करके गोविंद जी चलते फिरते, उनका सीना अपने बेटे बहू की प्रशंसा सुनकर चौड़ा हो गया। अपनी बहू का प्रेम और वात्सल्य देकर अब तो कमला जी और गोविंद जी ने अपने बेटे बहू के संग शहर जाकर रहने का इरादा बना लिया था। यही सब सोचते हुए एक दिन गोविंद जी ने पूछा, बेटा तुम्हारे किराए के घर में कितने कमरे हैं? तो विवेक बोला, पिताजी सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक मेरा कमरा और एक किचन है, एक छोटा सा स्टोर रूम है, उसमें भी कोई मेहमान आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। अभी तो हम लोग 2 लोग हैं, चल जाता है, कल को हमारे बच्चे होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आपको तो पता है शहर में किराया भी कितना ज़्यादा होता है। मेरा तो आधा धन खर्च केवल किराया भरने में चला जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वह हम मियाँ बीवी की बड़ी मुश्किल से उसमें अपना घर चला पाते हैं। कभी कभी तो काम वाली का पैसा भी रोक लेते हैं। विवेक की उदासी भरी बातों को सुनकर गोविंद जी कहते हैं, बेटा तुझे तो बहुत परेशानी होती होगी। अच्छा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने गांव के घर खेत को बेचकर शहर में एक अच्छा घर ले लूँ और तुम लोगों के साथ ही रहूँ। एक साथ सब रहेंगे, मिलजुल कर तो अच्छा लगेगा और तुम्हारा अपना घर भी हो जाएगा। विवेक यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि वह इसी उद्देश्य से तो शहर से गांव आया था और पिता ने तो उसके मन की बात खुद ब खुद कह दी। वैसे भी मुझसे अब ज़्यादा खेती बाड़ी संभाली नहीं जाती, उम्र हो चली है। जब 10 दिनों में तुमने हम लोगों की जी जान से सेवा की तो हमारे आने वाला बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। तो हमने तुम्हारे साथ रहने का ही फैसला किया है, गोविंद जी ने कहा। नंदिनी और विवेक के तो मन की मुराद पूरी हो रही थी।
खुशी के मारे उनके मन में लड्डू फूटने लगे। हाँ पिताजी, आप गांव में अकेले रहते हैं तो मुझे भी बड़ी चिंता सताई रहती है। विवेक पिताजी के कदमों में बैठकर उनके पैर दबाते हुए कहता है, जी पिताजी, आपने सही फैसला किया। हम आपकी खूब सेवा करेंगे। पिताजी, अगर आप हमारे संग शहर चलेंगे तो यह खेत कौन देखेगा? मैं तो कहता हूँ खेत भी बेच दो, और आप कहें तो मैं गांव में अभी जाकर अच्छे खरीदार को ढूंढता हूँ, और इस खेत और घर के अच्छे दाम लेकर हम लोग शहर में नया घर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें उचित लगे, लेकिन मेरा अपना पुश्तैनी खेत बेचने का मन तो नहीं है। पर तुम जब कह रहे हो तो मैं सोचता हूँ इस बारे में। कुछ दिनों बाद गोविंद जी अपना कर खेत बेचकर अपने बेटे बहू के साथ शहर आ गए और नया फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। 2-4 दिन नंदिनी अपने सास ससुर की जी जान से सेवा करती रही। एक दिन गोविंद जी लिफ्ट से न जाकर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, क्योंकि उनको तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। गांव में कभी देखा जो नहीं था। तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से धड़ाम धड़ाम गिरते चले गए। उनके हाथ पैर और सिर में बहुत चोट आई, बहुत खून बह गया था। वह काफी कमजोर हो गए थे। बेटे बहू ने एक बोझ समझकर इलाज तो करवाया, लेकिन जब वह घर आए तो बिस्तर पर ही पड़े थे, क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब तो नंदिनी मन ही मन झल्ला उठी थी कि उनसे अपने सुख के लिए यह फ्लैट खरीदा है, न कि बूढ़े बुढ़िया की सेवा करने के लिए। उसके बाद तो नंदिनी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। बस वह अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी जाती, शॉपिंग करती, कभी कभी तो पूरी रात घर नहीं आती, और घर का सारा काम कमला जी को करना पड़ता। उन्हें सांस फूलने की बीमारी थी, फिर भी वह हाँफते हाँफते किसी तरह अपने पति की सेवा करती और घर का सारा काम भी करती। झाड़ू पोछा बर्तन भी उन्हें ही करना पड़ता था। और जब नंदिनी घर में होती तो बहाने बनाने से वह बाज न आती। माँ जी, मेरे सिर में दर्द है, आप आटा गूंथ दीजिए। माँ जी, मेरे पैरों में दर्द है, मालिश कर दीजिए। हर समय कोई न कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया, और बेटा भी उसी का साथ देता। एक दिन पता नहीं क्या सोचकर नंदिनी किचन में गई और सब्जी रोटी बनाकर ले आई और अपने ससुर को खाना परोसा। गोविंद जी कहते हैं, बहू, सब्जी में नमक और तेल थोड़ा कम डाला करो, मुझे बीपी की शिकायत रहती है। ओ पिताजी, आप तो शहर आए नहीं कि अपनी औकात दिखाने लगे। मुझे वैसे भी खाना बनाने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं यह सब काम करती हूँ। ज़्यादा बोलोगे तो कल से मैं खाना बनाना भी बंद कर दूंगी। नंदिनी अब सच में खाना बनाना बंद कर देती है। नंदिनी ने पहले अपने घर के कामों के लिए 2-2 नौकरानियां रखी थी। कमला जी के आने पर उसने नौकरानियों की हमेशा के लिए छुट्टी कर दी थी। हर समय ऑनलाइन ऑर्डर करके कभी पिज्ज़ा कभी बर्गर मंगाकर खाती, और गोविंद जी और कमला जी को खाने को भी न देती। वे लोग अधिक मिर्च मसाले और तेल वाला खाना, बाहर का खाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस अवस्था में बाहर का खाना खाने से जल्दी बीमार हो जाते थे। अगर कमला जी किचन में जाती और चाय बनाने लगती तो नंदिनी दूध हटा देती, और कभी कभी तो उन्हें किचन में कुछ बनाने के लिए राशन ही न मिलता, क्योंकि नंदिनी अपने सारे पैसे बस ऐशो आराम की जिंदगी और दिखावे में ही खर्च करने लगी थी। गृह गृहस्थी में क्या है क्या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह होटल से मंगाकर पालक पनीर और नान खाती, और सास खाती घर की सूखी रोटी और गांव का अचार। कभी कभार कमला जी खुद तो भूखी रह जाती और पानी पीकर ही सो जाती, लेकिन अपने पति को भूखा देखती तो उनका दिल रोने लगता। बेटा भी बोलता, माँ, अब इसमें मैं क्या करूँ? तुम सास बहू के पचड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। गोविंद जी सोचते, कहीं हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। उन्हें वह पल याद आने लगा जब वह जमीन और खेत को बेचने के लिए अपने एक मित्र के पास गए थे। तब उसके मित्र ने राय दी थी, गोविंद, मनुष्य धन दौलत कमाता किस लिए है? अपने बेटे बहू के लिए ना। तुमको उनके पास रहना है तो शौक से जाओ, मैं नहीं मना करूँगा, क्योंकि परिवार होते किस लिए हैं? साथ में रहो। पर आजकल मोबाइल और अखबारों में आता है कि बेटा अपनी माँ को
रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है, तीर्थ के बहाने ले जाकर गंगा किनारे छोड़ देता है। तो यह सब ध्यान रखते हुए तुम अपने लिए भी कुछ पूंजी बचाकर रखना। पर मैंने उसकी नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी है, पर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। धीरे धीरे अच्छा खान पान न मिलने के कारण गोविंद जी की तबीयत और खराब होने लगी। बेटे बहू तो उनकी तरफ ताकते भी नहीं थे। एक दिन कमला जी बोलती है, बेटा पिताजी की दवा खत्म हो गई है, यह लाकर दे दे, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कल रात वह सो नहीं पाए। इतना सुनते ही नशे में धुत नंदिनी बोली, माँ जी कमाई तो कुछ होती नहीं है और आप दिन ब दिन दवा की पर्ची दिखाती रहती हैं। बहू, हमने अपने ही पैसों से यह घर खरीदा है जिस पर आज तुम इतना गुमान कर रही हो। कल तक मेरी इतनी सेवा करती थी, इतना मीठा बोलती थी, अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम लोग हमारा घर हड़पने के लिए यह सब जाल बिछाए थे। माँ जी, जब समझ गई हैं तो यह घर छोड़कर आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हैं? यहाँ पर रखा क्या है आप लोगों के लिए? बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों पड़े हैं? आपको क्या लगता है कि बुढ़ापे में आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, आपकी मालिश करेगी? यह सब काम तो मैं अपनी माँ की भी न करूं तो सास क्या चीज़ है। मुझे तो अपना खुद का फ्लैट खरीदना था, इसीलिए मैंने विवेक से बोला चलिए गांव चलते हैं। और अब तो आप समझ गई हैं ना माँ जी? इतना कहकर नंदिनी हंसने लगी। गोविंद जी भी चुप नहीं रहे। बहू, यह मत भूलो कि यह घर मैंने तुम्हें खरीद कर दिया है, तो क्या एहसान किया है? यह घर अभी भी मेरी पत्नी कमला के नाम पर है। ओहो बाबूजी, जब रजिस्ट्री हो रही थी तो विवेक ने चुपके से मेरे साइन करवाए थे और माँ जी से किसी दूसरे पेपर पर साइन करवाए थे, और वह वकील विवेक का दोस्त था। आप लोगों को लगा कि बेटा बहू मेरे बहुत शरीफ है, इसीलिए पेपर पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। यह घर के पेपर देखिए और निकल निकल कर यहाँ से जाइए। पड़े पड़े खाट पर सबको परेशान किए हैं, दो कमाई तो करते नहीं। इतना कहकर नंदिनी हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। गोविंद जी रात भर यह सोचकर घुटते रहे, और जब सुबह कमला जी गोविंद जी के लिए पड़ोसी से थोड़ा दूध लेकर चाय पानी लेकर उनके पास आई तो देखती है उनके पति ने दम तोड़ दिया है। उनकी सांसें नहीं चल रही थी, उनकी जिंदगी तो उजड़ चुकी थी। वह दहाड़े मार मार कर रोई जा रही थी और एक भूत बनकर बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी। बेटे ने किसी तरह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर पल्ला झाड़ लिया। माँ की जिंदगी तो वीरान हो चुकी थी और उनकी जिंदगी को बेटे बहू ने मिलकर जहन्नुम बना दिया था। उनकी बहू नंदिनी आती है, माँ जी अगर आपका शौक खत्म हो चुका हो तो घर में बहुत से काम हैं, ऐसे कमरे में पड़ी रहेंगी तो बाबूजी लौटकर नहीं आ जाएंगे। दिवाली आ रही है, यह लीजिए झाड़ू, बहुत हो चुका कमर दर्द का बहाना, अब साफ सफाई करने उठ जाइए। बहुत तोड़ चुकी खाट, बहुत मना लिया शौक। साफ सफाई करने के बाद किचन में बर्तन भी पड़े हैं, जाकर उनको भी साफ कर लेना। दिवाली पर मेरी सहेलियां कीटी मनाने मेरे घर आ रही हैं, इसीलिए अपनी रोती हुई सूरत सही करो। कमला जी 2-4 दिन से ढंग से खाना खाया तक नहीं था। बहू ने उन्हें एक रोटी तो नहीं पूछी, पर हाँ काम उनसे जबरन करवाना शुरू कर दिया। कमला जी बहुत कमजोर हो चुकी थी, फिर भी अपनी बहू के कहने पर वह रोते रोते किसी तरह काम करती है, और अब उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। सबको खाना बनाकर खिलाने के बाद जब वह खुद खाने बैठी तो बहू आकर कहती है, क्यों माँ जी, आप तो शौक मना रही थी और यहाँ गरम गरम पकवान भी खा रही हैं। बहू की जली कुटी बातें सुनकर उनकी भूख भी मर जाती है। एक रोटी के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर बहू किसी तरह उनको एक रोटी खाने को देती। कमला जी का अपने पति के बिना जीने का मन नहीं करता था। बहू के घर से वह तंग आकर एक रात चुपके से आशीर्वाद वृद्धाश्रम भाग गई, क्योंकि वह घर में तो नौकरानी ही बन गई थी। बेटे बहू ने सारी जमीन जायदाद हड़प ली थी और उनको कंगाल बना दिया था। जब वृद्धाश्रम पहुंची तो पीछे से बेटे बहू ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, न कभी उनसे मिलने आए और न उनका हाल चाल लिया।
फिर कुछ महीने बाद पता चला कि नंदिनी गर्भवती हो गई है। वह माँ बनने वाली है और जब 9 महीने बाद उसे बेटा हुआ तो बेटा हमेशा बीमार रहता। उसे किसी नौकरानी की जरूरत पड़ने लगी और पैसे तो वह वैसे भी हमेशा खर्च करती थी, तो उसकी कुछ जमा पूंजी भी ज़्यादा नहीं थी कि वह अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करा सके। वह मुफ्त में नौकरानी चाहती थी जो दिन रात उसके बेटे की सेवा करे। उसका बेटा रात भर रोता रहता और जागता तो नंदनी को अपनी मौज मस्ती में खलल पड़ती। वह अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाती थी, न बाहर घूमने जा पाती, न मूवी देखने जा पाती। बेटे को संभालते संभालते वह बाहर जाकर मौज मस्ती कैसे करे। थक हार कर नंदिनी ने अपनी सास का पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि उसकी सास आशीर्वाद वृद्ध आश्रम में है। विवेक और नंदिनी ने वृद्ध आश्रम से उन्हें बुलवाने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेंगे तो माँ वापस आ जाएगी और हमें मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। अपना खुराफाती दिमाग लगाने लगते हैं। बार बार माँ जी को मनाने पर कमला जी अब बेटे बहू के झांसे में नहीं आने वाली थी, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद इंसान संभल जाता है। वह बार बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। इतना कहकर कमला जी मैनेजर के सामने फुट फुट कर रोने लगी। मैनेजर साहब ने उन्हें संभालते हुए कहा, माँ जी, आप अपनी जगह सही हैं और बेटा बहू आपको नौकरानी बनाने के लिए वृद्धाश्रम से ले जाना चाहते हैं तो अब उनकी खैर नहीं। उसी समय विवेक और नंदिनी वृद्धाश्रम में माँ को लेने फिर से आते हैं तो मैनेजर इस बार पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर देते हैं। मैनेजर को कमला जी की दर्द भरी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। माँ जी, पहले तो मुझे लगा कि आप कैसी कठोर माँ हैं जो अपने बेटे की भावनाओं को नहीं समझती, पर बेटा इतना गिरा हुआ था, मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब मैं उन दोनों की नीयत समझ गया हूँ। इसीलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने बुढ़ापे के लिए जरूर कुछ न कुछ सेविंग रखें। बेटे बहू के प्यार में अपना पूरा धन दौलत आंखें मूंद कर उन्हें न दे और जरूरत पड़े तो उस धन को अपने लिए इस्तेमाल करे। और बेटे बहू को भी चाहिए कि माँ बाप के प्यार का फायदा न उठाए, नहीं तो ऐसे बेटे बहू को नरक की जिंदगी ही झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमला जी ने वृद्धाश्रम से अपने बेटे के घर न जाकर सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।